गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। अभी हम एसएस में आगे का पोर्शन करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का एनिमल लाइफ तक टॉपिक कर लिया था। वी विल स्टार्ट विथ पीपल एंड कल्चर। तो अभी इस टॉपिक पे हमें वहाँ के पीपल, इंसानों के बारे में और उनका जो कल्चर है, कल्चर मतलब कि उनका रहने का स्टाइल, वो हमें यहाँ पे समझा रहे हैं। The people of the Democratic Republic of Congo belong to different cultural groups. The region is thinly populated and people are scattered in different villages and towns. तो जो people रहते हैं वहाँ पे, हर कंट्री में people तो रहते ही हैं, इंसान तो रहते ही हैं हर कंट्री में, पर वहाँ के जो people है वो बहुत ही डिफरेंट कल्चर ग्रुप्स से बिलोंग करते हैं। कल्चर ग्रुप्स मतलब कि एक फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रुप ए है तो उनके रहने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल अलग है, और ग्रुप बी का जो स्टाइल है, जो ग्रुप बी का स्टाइल है वो भी अलग है। जिस पर्सन को जो भी प्रॉपर लगे वो उस टाइप का कहलाता है। तो मतलब कि अलग अलग जगह से आते हैं वहाँ पे और रहते हैं। उसका जो रीजन है वो थिनली पॉपुलेटेड है। थिनली पॉपुलेटेड मतलब कि कोई भी एरिया में उनका पॉपुलेशन कम होता है, बहुत ही थिन पॉपुलेशन होता है, और एक जगह पे बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं। स्कैटर है कि स्कैटर मतलब कि बहुत ही डिस्टेंस होता है उन लोगों के बीच में रहने का। और विलेजेस एंड टाउन्स में अलग अलग जगह पे पीपल रहते हैं। सम पीपल हैव माइग्रेटेड टू टाउन्स टू वर्क इन माइंस एंड फैक्ट्रीज एंड हैव ऑल्सो अडॉप्टेड वेस्टर्न लाइफ स्टाइल्स। जैसे कि इंडिया में हम जो विलेजेस में रहते हैं लोग, वो सिटी में जाते हैं ताकि उनको अच्छा सा नौकरी मिले, कोई काम मिले। वैसे ही यहाँ पे विलेजेस में से टाउन्स में जाते हैं ताकि उनको माइंस एंड फैक्ट्रीज में काम मिले, और वो उन लोगों ने वेस्टर्न लाइफस्टाइल भी अडॉप्ट कर लिया है। वैसे वो बहुत ही एक मॉडर्न टाइप का लाइफस्टाइल है, वो अडॉप्ट कर लिया है। मेजर पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस इन द कॉन्गो रिवर बेसिन। तो मेजर पोर्शन जो है पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन की मतलब कि टोटल इंसान जो रहते हैं, पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो कहाँ पे रहता है? कॉन्गो रिवर बेसिन में विलेजेस है वहाँ पे रहता है। देयर हाउसेज आर थैच्ड हट्स विथ पाम लीव्स। तो उनके हाउसेस का स्टाइल कैसा है? थैच्ड हट्स विथ पाम लीव्स। उनका हट टाइप का होता है, पर जो रूफ होता है दैट इज मेड विथ पाम लीफ। इट इज़ अ टाइप ऑफ ट्री। The original inhabitants were short stature pygmies. They are very short and measuring less than 150 centimeter in height. तो जो ओरिजिनली कॉन्गो के हैं वो बहुत ही शॉर्ट है और उनको पिग्मीज कहते हैं। प्लीज़ रिमेंबर दिस टर्म्स। ये टर्म आपको याद रखनी पड़ेगी, वरना अगर आप ये आंसर में प्रॉपर नहीं लिखते हो तो ये मार्क आपका कट हो सकता है। तो कॉन्गो के जो पीपल है दे आर कॉल्ड पिग्मीज, और वो बहुत ही शॉर्ट होते हैं, 150 सेंटीमीटर से भी कम होते हैं। दे लिव इन हट्स एंड आर स्टिल हंटर्स एंड फूड गैदरर्स, वेर ए फ्यू पिग्मीज स्टिल रिमेन इन द इट्यूरी फॉरेस्ट इन द नॉर्थ ईस्ट। तो अभी भी आज के समय में भी ये लोग हट में रहते हैं और हंट करते हैं। हंट मतलब कि एनिमल्स या इसको मार के खाते हैं, और एकदम उनका कोई प्रॉपर घर नहीं होता है, बाहर की लाइफ होती है वैसा लाइफ स्टाइल। एंड अभी भी वो इत्यूरी फॉरेस्ट है एक रीजन करके, वहाँ पे रह रहे हैं जो नॉर्थ ईस्ट साइड में है। नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन के बीच में जो है वो उसको नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ कोंगोलीज आर बांटू निग्रोज। तो उनको क्या बोलते हैं हम? बांटू निग्रोज। The official language of the country is French. Lingala is the official language of the military. Most of the people practice some form of Christianity, and the remaining still follow the traditional African beliefs and other religions. तो इस पैराग्राफ में हमें ऐसा बोला है कि जो कंट्री है द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उसका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? फ्रेंच है। जो फ्रांस में बोला जाता है उसको हम फ्रेंच बोलते हैं। वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का भी ऑफिशियल लैंग्वेज है। एंड कई जगह और जो मिलिट्री है
आर्मी, एयरबेस या नेवी, मिलिट्री जितना भी है वहाँ पे लिंगाला करके एक लैंग्वेज है वो ऑफिशियल है, और मोस्टली वहाँ पे क्रिश्चियनिटी फॉलो होता है, और जो बाकी के लोग हैं वो ट्रेडिशनल अफ्रीकन बिलीफ में मानते हैं। Now, economy. The country has rich natural deposits of minerals and is the leading producer of industrial diamonds. It also produces about half of the world's cobalt. Other minerals include copper, gold, silver, zinc, manganese, tin, germanium, uranium, radium, iron ore, coal, and bauxite. Mining is the chief industry. Other industries include cement, paper, chemical, petroleum, soap, and टेक्सटाइल्स। तो जो इकोनॉमी है, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का जो भी इकोनॉमी है, वहाँ उस कंट्री में नेचुरल रिसोर्सेज और जो मिनरल्स है वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में है, और कॉन्गो इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ इंडस्ट्रियल डायमंड्स। और कॉन्गो जो है वो दुनिया का आधा कोबाल्ट करके एक मिनरल है वो प्रोड्यूस करता है। अदर मिनरल्स यहाँ पे उसके नेम्स दिए हैं, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर द इजी वंस। और वहाँ पे जो मेन इंडस्ट्री है, मेन बिजनेस है वो किसका है? माइनिंग का है। और दूसरे इंडस्ट्रीज कौन सी है? सीमेंट, पेपर, केमिकल, पेट्रोलियम, सोप एंड टेक्सटाइल। Water is in abundance here. Electricity is produced from the Congo River and is also exported to other countries. In the past, the Europeans have exploited the natural resources of the country for their own benefits, that is, keeping it under foreign rule for many years. Okay, तो जो water है, हमें पता है कि water is very important for the human survival. तो यहाँ पे कॉन्गो में बहुत ही लार्ज अमाउंट में वाटर अवेलेबल है। जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कॉन्गोस रिवर से ही प्रोड्यूस होती है, और दूसरे कंट्रीज़ को भी हेल्प करता है DR कॉन्गो इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल करने में। पास्ट में जो यूरोपियंस हैं उन लोगों ने कॉन्गो को बहुत ही एक्सप्लॉइट किया था। एक्सप्लॉइट मतलब कि उसके जैसे कि हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स राज करते थे कि हमारे कंट्री में आके हम पर ही हुकूमत चलाते थे और हमें ही एक्सप्लॉइट करते थे, हमारा गलत फ़ायदा उठाते थे। वैसे ही यूरोपियंस ने कॉन्गो को भी ऐसा ही किया था और उनके नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ही गलत फ़ायदा उठाया था। वहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा लंबे टाइम तक फॉरेन रूल था। जैसे इंडिया, हमारा इंडिया 15 अगस्त को फ्री हुआ और उसके बाद से इंडियन गवर्नमेंट आई। उसके पहले क्या था? फॉरेन था। In 1960, the country became independent, but still people have been unable to fully utilize their vast mineral resources. Industries are not well developed and are based on agricultural raw materials. Most of the minerals are exported. तो 1960 में DR कॉन्गो जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया है, पर पीपल अभी भी सीख नहीं पा रहे हैं कि वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइजेशन कैसे करें अपने ही बेनिफिट के लिए। मोस्टली जो चीज़ है वो एक्सपोर्ट हो जाती है। सेम चीज़ इंडिया के साथ हो रही है कि वी आर स्टिल फिगरिंग इट आउट कि हमें हमारा नेचुरल रिसोर्सेज कैसे यूज़ करना है, कैसे सब कुछ प्रॉपर करना है। वैसे ही कॉन्गो में 1960 में फ्री हुआ था, पर इंडिया जो है 1947 में फ्री हो गया था। तो दोज पीपल आर स्टिल लर्निंग। हमने तो बहुत ही अभी तरक्की कर ली है। ऑक्यूपेशन, farming is a major occupation. Large areas of forest have been cleared for farming. The chief crops cultivated are rice, maize, cassava. ओके, तो जो फार्मिंग है वो सबसे मेन ऑक्यूपेशन है, और बड़े फॉरेस्ट एरिया जो है वो फार्मिंग के लिए क्लियर हो गए हैं। और वहाँ पे जो मेन क्रॉप्स है वो कौन से हैं? राइस, मेज एंड कसावा। कसावा इज़ अ रूट दैट इज़ ड्राइड एंड पाउंडेड इनटू फ्लावर विच इज़ यूज्ड टू मेक ब्रेड। कसावा जो है वो एक टाइप का रूट है, और वो ड्राई करके उसको फ्लावर में बना देते हैं, और उस फ्लावर से क्या होता है? ब्रेड बनता है। तो ब्रेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डाइट।
Varieties of cash crops such as coca, coffee, tobacco, cotton, rubber and oil palm are also grown by the farmers and are exported to other कंट्रीज़। तो जो कैश क्रॉप्स है, कैश क्रॉप्स मतलब कि उस क्रॉप को हम सेल करके बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, जैसे कि कोका, कॉफ़ी, टबाको और ये सारे जो है वो फार्मर्स ग्रो करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब कि दूसरे कंट्रीज़ में सेल करते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर मेजर प्रॉब्लम्स इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। द Industries are situated deep inside the country, which makes it difficult for the roads and railways to be built. Mining centers are connected by railways and roads. The most important means of transport here is water transport. Air transport is also becoming popular. तो हमने बहुत टाइप के ट्रांसपोर्ट मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, रोड, एयर एंड वाटर। तो रोड में 2 टाइप्स के कि हम कार से जा सकते हैं, बाइक से जा सकते हैं या तो ट्रेन से जा सकते हैं। पर यहाँ पे इंडस्ट्रीज जो है DR कॉन्गो में वो बहुत ही अंदर है और वहाँ पे रोड्स या तो रेलवेज़ बिल्ड करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो यहाँ पे मेनली वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट ही यूज़ होता है। Cities, about 1/3 of the total population lives in towns and cities. The capital city Kinshasa is the largest city with a population of more than 1 million. तो यहाँ पे अभी हमें DR कॉन्गो के सिटीज़ के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है कि 1/3 टोटल पॉपुलेशन है वो टाउन्स या तो सिटीज़ में रहते हैं। उसका कैपिटल सिटी कौन सा है? किंशासा, और उसका पॉपुलेशन इज़ मोर देन 1 मिलियन। Some of the other cities include Lubumbashi, Mbuji-Mayi, Kisangani and Kananga. Lubumbashi is rich in minerals। तो यहाँ पे दूसरे सिटीज़, मेन सिटीज़ का नेम्स दिया है और यहाँ पे हमें बोला है कि लुबुम्बाशी वो जो है वो मिनरल्स में बहुत ही रिच है। अदर बिग सिटीज़ लाइक कावांगा, किशांगवी एंड मटाडी आर द पोर्ट सिटीज़। पोर्ट सिटीज़ मतलब कि ऐसे सिटीज़ जहाँ से शिप जो है वो सी शोर में होता है और वहाँ से ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑपरेट होता है। कंज्यूमर गुड्स सच एज शूज़ एंड टेक्सटाइल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन द सिटीज़ ऑफ किंशासा एंड लुबुम्बाशी। तो जो कंज्यूमर गुड्स है, कंज्यूमर गुड्स मतलब कि जो जनरल पब्लिक यूज़ करते हैं जैसे कि शूज़ एंड टेक्सटाइल, वो किंशासा और लुबुम्बाशी में मैन्युफैक्चर होता है। तो DR कॉन्गो इज़ वेरी रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज एंड विद द हेल्प ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर इट कैन बिकम वन ऑफ द रिचेस्ट नेशन इन द कॉन्टिनेंट। तो DR कॉन्गो में आज इतना एबिलिटी है कि वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करे तो अपने कॉन्टिनेंट मतलब कि अफ्रीका में सबसे रिचेस्ट बन सकता है। पर क्योंकि उनको 1960 में इंडिपेंडेंस मिला एंड दे आर स्टिल फिगरिंग आउट कि उनको कैसे करना है, तो इट इज़ बिकमिंग डिफ़िकल्ट फॉर देम। आई होप दैट यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग दिस चैप्टर। इट इज़ वेरी ईजी एंड जस्ट कीप ऑन रीडिंग इट, तो आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।